सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कुछ बेहद ही ज्यादा खौफनाक कहानियां लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूं। के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यादें उन कुछ बेहतरीन और जिंदा दिल दोस्तों की जिन्होंने जीना तो साथ शुरू किया पर साथ मरने का वादा नहीं निभा पाए। और याद है उस घटना की जिसने उस दिन मेरा पूरा जीवन बदल दिया। यह मेरी बदकिस्मती है या उस भगवान की मर्जी, मैं नहीं जानता, पर उस दिन उस घटना में मेरा बचना बेकार ना हो, इसीलिए ये कहानी लिखना और आप सबके बीच लाना बहुत जरूरी है मेरे लिए। ऋषि, गौरव, मयंक और मैं यानी उदय चारों बचपन के दोस्त, और शायद हमारी दोस्ती पैदा होने से पहले ही शुरू हो गई थी। हमारे मम्मी पापा की दोस्ती से हमारे माता पिता भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल साथ, कॉलेज साथ और फिर किस्मत से जॉब भी साथ। इन चारों ने हैदराबाद में एक अच्छे सॉफ्टवेयर फर्म में साथ जॉब करी। जिंदगी बड़े अच्छे से कट रही थी हमारी भी। सोमवार से शुक्रवार तक जमकर काम करना और फिर फ्राइडे नाइट से हमारा जो पार्टी का सिलसिला शुरू होता था वह संडे रात तक चलता था। हम चारों ही सिंगल थे, हमारा पूरा टाइम साथ में काम करते और मस्ती करते ही गुजरता। दिन शुक्रवार का था और हम चारों अपना ऑफिस पूरा करके रात की प्लानिंग कर रहे थे। भाई, पुराने वाले बार में नहीं जाना। बड़ा सड़ा सा गाना चला था, मूड ऑफ टाइप। ऋषि की आवाज थी, है भाई तो अब तेरे लिए मैं कहां से तानसेन को लाओ, जो है उसी से काम चला, पीने पर कंसंट्रेट कर, यह ब्रह्म ज्ञान। हमारे ग्रुप के गौरव की तरफ से आया था। सब उसकी बात से सहमत थे। लोग पीने जाते हैं, गाना सुनने रात के 12 बजे जुबली हिल्स में एक बार, जैसा कि सब दोस्त दारू पीने के बाद कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, वैसे ही यह प्रथा हमारे ग्रुप में थी। पर यह प्लान कभी पूरे नहीं होते थे भाई। अगर हम कहीं दूर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, कहीं आउट ऑफ टाउन चलते हैं, मजा आएगा। और फिर शनिवार शाम तक वापस। बोलो क्या बोलते हो? यह मयंक है, हमारे ग्रुप का सबसे जुनूनी लड़का। हर बात उसे अभी करनी होती है एकदम तुरंत। पता नहीं कैसे दारू का नशा था या कोई और बात, हम सभी जाने के लिए तैयार हो गए। मंजिल का पता नहीं था, पर कहीं शहर से दूर जाना है ये जानते थे। बाहर से निकलते निकलते यही कोई रात का 1 बज गया होगा। ऋषि को गाड़ियों का बहुत शौक था, तो उसने जीप रखी थी जिस पर हम चारों बैठकर हैदराबाद का चक्कर लगाया करते थे। उसी की गाड़ी से हम सब एक नए अनजान मंजिल की ओर निकल पड़े। हमने सीधा हाईवे 44 लिया और चलते रहे, और जब हमने यात्रा शुरू करी तब सब के सब जोश में थे। अब हाईवे की ठंडी ठंडी हवा हमारे नशे को बढ़ा रही थी और हम नशे में तो थे पर होश में भी थे। ऋषि हमेशा ही कम और लिमिट में पीता था, क्योंकि हमारे ग्रुप में गाड़ी चलाना बस उसे ही आता था। पीकर गाड़ी चलाना खतरनाक होता है, इसलिए हम उसे कम ही पिलाते थे। खुला हाईवे और ठंडी हवाएं एक सुकून और शांति का अनुभव करा रही थी, और हम करीब 2 घंटे से चल रहे थे। शहर काफी पीछे छूट गया था। अब हम यहाँ पर बस दूर दूर तक गांव और खेत देख पा रहे थे। आबादी काफी कम। अब हम सब गाड़ी में बैठ चुके थे। अब हम गाड़ी में बैठकर उब चुके थे। ऋषि भी थक गया था, इसीलिए हमने हाईवे पर एक चाय की दुकान देखकर गाड़ी रोकी। रात का समय, ठंडी हवा, दोस्त, हाईवे और चाय। हमने चाय वाले से पूछा कि आसपास कोई घूमने वाली जगह है क्या। एक बार तो उसने हमें ऐसे घूरा जैसे हमने घूमने वाली जगह नहीं उसकी जान मांग ली हो। उसने बताया कि वहां से 5 किलोमीटर आगे एक पुराना खंडार है, जो किसी समय उस गांव की जमींदार की हवेली हुआ करती थी। अब उनके बेटे बेटियां विदेश में बस गए और हवेली बिल्कुल खंडार है, लेकिन वहां रात को जाना ठीक नहीं होगा। उसने ये भी कहा रास्ता बहुत खराब है और वह जगह गांव से बिल्कुल उल्टी दिशा में है। अब वक्त के साथ उस हवेली को गांव के जंगल ने अपने कब्जे में लिया है। हम चारों ने सोचा भाई रात के 2 बज चुके थे, वहां तक पहुंचते पहुंचते आधा घंटा और निकल जाएगा, फिर सुबह होने में कितनी देर लगेगी। हम सबने वहां अभी जाने का सोच लिया। कुछ ही देर में हम उस जंगल के मुहाने में थे जिसके अंदर वह हवेली थी। जहां पर हमें जाना था गाड़ी बस यहीं तक जा सकती थी, बाकी रास्ता हमें पैदल ही जाना था। हम सबने अपने अपने फोन के टॉर्च जला लिए, और तभी ऋषि ने कहा कि हमें बारी बारी से टॉर्च जलाना चाहिए। सुझाव अच्छा था, इसीलिए गौरव को छोड़ हम सबने अपने फोन बंद कर दिए। इतना घनघोर अंधेरा, इतना सन्नाटा और इतनी शांत रात हम पहली बार देख रहे थे। बीच बीच में झिंगुर की आवाजें आ रही थी, और उनके अलावा बाकी सब कुछ खामोश था। ना हवा कुछ बोल रही थी और ना ही पत्ते कुछ कह रहे थे। हर चीज बस अपनी जगह पर सिमटी हुई थी। यह खामोशी और सन्नाटा हमें सुकून नहीं दे रहा था। हम सबको डर लगना शुरू हो गया था, पर अब हम काफी अंदर आ चुके थे, तो बिना देखे लौट जाना भी सही नहीं लग रहा था। हम शायद अपनी गाड़ी वाली जगह से कुछ 1 किलोमीटर के आसपास आए होंगे। अब सामने हमें एक गेट दिख रहा था, और बाउंड्री तो पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन वह गेट अब भी मजबूती से खड़ा था। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में हम दूर तक नहीं देख पा रहे थे, पर गेट हवेली से दूर था, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था।
हवेली का मुख्य हिस्सा गेट से यही कोई 200 मीटर अंदर की ओर होगा। बीच की जगह में कुछ बिखरे पड़े भवन के अवशेष और पेड़ थे। खंडहर देखकर अंदाजा लगाना आसान था कि कभी इमारत बुलंद और खूबसूरत रही होगी, लेकिन अभी इस समय वहां का माहौल बहुत डरावना था। हम खंडहर के अंदर चले गए। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल थी। हमने जैसे ही टॉर्च का मुंह छत की तरफ किया, एक साथ सैकड़ों चमगादड़ हम पर टूट पड़े। वह भला हो कि गौरव के हाथ से मोबाइल छूट गया और लाइट का मुंह फर्श की तरफ हो गया। हमने कुछ देर टॉर्च ना जलाना ही ठीक समझा। हम किसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर चल रहे थे और मैं सबसे आगे था। अब गौरव ने मुझे टॉर्च जलाने के लिए कहा और मुझे भी लगा कि मैं सबसे आगे हूं और इसलिए बिना कुछ कहे आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। मैंने अपने फोन का फ्लैश ऑन कर लिया। सामने एक अर्ध गोलाकार रूप की सीढ़ी थी और हम उस सीढ़ी से ऊपर के तल पर पहुंच गए। यहाँ का हाल तो और भी बुरा था। एक तरफ का हिस्सा टूटा हुआ था और दूसरी तरफ का थोड़ा बच गया था। देखने से लग रहा था कि वह जगह शायद कभी लाइब्रेरी रही होगी, पर बहुत ही खराब हाल में। 5-6 किताबें थी वहां पर। अब अर्ज की बात तो ये थी, अब तक उनका जितना बुरा हाल हो जाना चाहिए था उतना नहीं था। हम लाइब्रेरी से आगे निकल गए और झिंगुर की आवाजें अभी भी आ रही थी। कुछ दूरी पर एक और कमरा दिखा और हमें कमरा बहुत अलग और अजीब सा लग रहा था। उस कमरे को देखकर लग रहा था कि इसमें कभी कोई दरवाजा नहीं लगा था और ये थोड़ा साफ लग रहा था, जो कि उसे होना नहीं चाहिए था। तभी मयंक ने कहा कि भाई मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है? इस बात पर अभी किसी का ध्यान गया भी नहीं था कि मयंक सच कह रहा था। ये बात हमें समझ में आई क्योंकि अब सारी आवाजें आना बंद हो गई थी। हमने ये देखने के लिए कि क्या सच में आवाज बंद हो गई है, रूम से बाहर निकले और तब बाहर आवाज आ रही थी। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। साहस करके मैंने ऋषि और गौरव को अंदर जाने के लिए कहा और मैं मयंक के साथ बाहर खड़ा रहा। मैं और मयंक उनका नाम पुकारते रहे पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और अब हमें सच में डर लगना शुरू हो गया था, क्योंकि यह चीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, पर अब यह पैरानॉर्मल की कैटेगरी में जा रहा था। हम अंदर जाकर दोनों को तुरंत चलने के लिए कहने वाले थे, पर ऋषि और गौरव दोनों फर्श पर अपने कान लगाए कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर हमारे हाथ पैर शून्य होने लगे। किसी तरह साहस करके हमने दोनों को खींचकर कमरे से बाहर निकाला और दोनों ही होश में नहीं थे। उनकी आंखें बंद थी और वह धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहे थे। किसी तरह उनको पकड़कर हम सीढ़ी तक लेकर आए और वैसे ही नीचे लेकर आए। शायद कुछ गलती हो गई थी हमसे, क्योंकि ये हवेली का हिस्सा वो वाला नहीं था जहां से हम ऊपर गए थे। ये कोई और ही जगह थी, शायद हवेली का दूसरा भाग। यहाँ कोई कमरा नहीं था, कुछ एक हॉल जैसा था और एक हिस्सा खुला हुआ था। सामने एक बरगद का पेड़ था और अब ऋषि और गौरव को कुछ होश आ रहा था। जब वह ठीक हुए तो उन्होंने बताया कि शायद उन्हें नीचे से कुछ आवाजें आ रही थी, अलग अलग तरह की थी। ये आवाजें कुछ रोने की तो कुछ हमें वहां पर रुकने के लिए कह रही थी और कुछ कह रही थी कि यहाँ से भाग जाओ। यह बातें हमारी समझ से परे थी और अब हम किसी तरह से वहां से निकलना चाहते थे। अभी हम कुछ ही दूर गए थे कि हमें नीचे तहखाने में जाने का एक रास्ता दिखा। हम उस समय तक इतना डर चुके थे कि हमारे दिमाग ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था और हम उसी तहखाने वाले रास्ते में चले गए। लेकिन नीचे जाने पर जो हमने देखा वह बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं था। कोई ठहना नहीं था। ये तो एक जंगल था, बहुत बड़ा और भयानक जंगल। यहाँ कोई आवाज नहीं थी। हम सब अपने लोगों की आवाज तक सुन पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह जंगल हमारी धरती का नहीं, किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। हमारे सामने एक बड़ा पेड़ था और उसके नीचे एक छोटी झोपड़ी जैसी कोई चीज बनी हुई थी। अब तक ऋषि और गौरव थोड़ा ठीक हो गए थे और होश में थे। मैक के पास हमेशा से ही कैमरा रहता था। उसके जन्म के कुछ शुरुआती वर्षों को छोड़ दे तो उसके साथ यह कैमरा हमेशा से था। ऐसे मौके पर पता नहीं उसे फोटो खींचने की क्या धुन सवार हुई और हम सब तो उब गए थे, अपने इशारा से थक चुके थे। लेकिन आज उसकी कुछ ज्यादा ही पक्की थी। आखिर उसकी जिद के आगे हम सब हार मानते हुए उससे फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो गए। हमने दो के ग्रुप में फोटो खिंचवाने का फैसला करा। पहले ऋषि और गौरव ने फोटो खिंचवाए और फिर मैंने और मयंक ने। ऋषि और गौरव दोनों उस पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए और हम उनसे कुछ ही दूर सामने। मेरी नींद हॉस्पिटल में खुली। घर वालों ने बताया कि मैं पूरे 1 महीने से कोमा में था। मुझे उस जंगल से बेहोशी की हालत में उठाया गया था। जब हम 2 दिनों तक लापता रहे तो हमारे घर वालों ने हमारी तलाश शुरू करी और पुलिस और मोबाइल लोकेशन की सहायता से हमें ढूंढा गया। मैंने जब अपने दोस्तों के बारे में पूछा तो घर वालों ने बताया कि वह सब ठीक है और अभी अपने अपने घरों में है। ये सुनकर थोड़ा अच्छा लगा मुझे और उस भयानक जंगल और अनुभव से बाहर आने की खुशी भी हुई। होश में आने के 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज हुआ और इस बीच ना तो मेरे किसी दोस्त की कॉल आई और ना ही कोई मेरे से मिलने आया। मैंने अपने घर वालों से पूछा तो उन्होंने भी इस बार कुछ नामालूम होने की बात कही। मुझे चिंता होने लगी और गुस्सा भी आया। हॉस्पिटल से घर आने के 4-5 दिनों बाद
मैंने घर वालों से वापस हैदराबाद जाने की बात कही, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने इस पर जो रिएक्शन दिया वह बहुत अजीब था। कोई मुझे वापस नहीं जाने देना चाहता था। घर पर पड़े पड़े मैं उब रहा था और एक दिन अचानक घर वालों को बिना बताए मैं अपने दोस्तों से मिलने उनके घर जाने के लिए निकल पड़ा। ऋषि, गौरव और मयंक तीनों का घर आसपास ही था, इसलिए मैं पहले मयंक के घर गया। आंटी ने दरवाजा खोला और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वह मुझे पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। घर के सारे लोग आ गए। मयंक के पापा, भाई, बड़ी बहन और सब रोने रोने जैसे ही हो गए। मुझे लगा कि मेरी हालत के बारे में सोचकर ये लोग रो रहे होंगे, इसीलिए मैंने मयंक के बारे में पूछा तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। और जब मैंने 3-4 बार पूछा तो मयंक के भाई ने मुझे अपने पीछे देखने के लिए कहा, और जो मैंने देखा वह मेरे लिए किसी सदमे में और आघात से कम नहीं था। मैं दौड़कर ऋषि और गौरव के घर गया। वहां कोई नहीं था और वो मुझे अकेला छोड़कर बहुत दूर चले गए थे। उनकी तस्वीरों में हार लटकते देखना मेरे लिए खुद मरने के समान था। मैंने उनके घर वालों से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब मयंक की मां ने एक फोटो एल्बम दिखाते हुए कहा, इसमें शायद मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। और जवाब पहले ही पन्ने पर था, ऋषि और गौरव के फोटो के साथ। पर फोटो में उन दोनों के साथ कोई और भी था जो ठीक उन दोनों के बीच में खड़ा था। एक बिल्कुल सफेद परछाई, लंबे काले बाल जिसके चेहरे के सामने थे। उसका चेहरा और शरीर साफ नहीं था, पर यह बिल्कुल साफ दिख रहा था कि उन दोनों के साथ कोई और भी था वहां पर। ऑटोप्सी रिपोर्ट में उनकी मौत का जो वक्त है वह वही है जब हम फोटो खींच रहे थे। कारण तो बिल्कुल समझ से ही पर है। रिपोर्ट में लिखा है कि उनकी मौत गले की नस कटने की वजह से हुई है और उनके शरीर पर या गले पर कहीं पर किसी हथियार से हमले के निशान नहीं थे। मतलब गला अंदर से काटा गया था। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, यहां तक कि खुद डॉक्टर्स को भी यह बात सच नहीं लग रही थी। आज इस घटना को 4 साल हो गए हैं और आज ही मेरे दोस्तों की बरसी है। इतने सालों बाद भी वह घटना अभी तक मेरे जहन में वैसे ही है जैसे कल घटी हो। बहुत सारे सवाल और रहस्य जुड़े हैं इस घटना से, जिनका जवाब खोजा जाना चाहिए और कभी शायद उसकी तलाश शुरू हो।